जय हिंद दोस्तों। पिछली वीडियो में 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन हम देख चुके थे नंबर सिस्टम का। ठीक है, नंबर सिस्टम के अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम ये क्वेश्चन लिखा है 301 तथा 501 के बीच 301 तथा 501 को लेकर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य है उनका कुल योग ज्ञात करें। इनका क्वेश्चन को बताने से पहले आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। मैं उस चीज़ को एक बार डिक्लेयर यहाँ पर कर दे रहा हूँ। इस बोर्ड को ब्लैंक कीजिएगा। 2, 6, 10, 14 ... 82 एक श्रेणी लिखी है। समांतर श्रेणी क्या होती है? जो समान अंतर के साथ बढ़ती रहे। इनमें दोनों सब में कितने का डिफरेंस है? 4, 4, 4 ... 82 तक। हमको बताना है कि इन चीज़ों को हमको कैसे सॉल्व करना है और कैसे नहीं। तो समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा पढ़ ही लो। ये होता है प्रथम पद, ये क्या होता है? फर्स्ट टर्म, जिसको डिनोट करते हैं ए से। कितना लिखा है? 2। ये A1, A2, A3 ... A है ना। अब हमको बताना है कि फर्स्ट पद ये है, इनका सर्वांतर यानी कि कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं डी से। वो क्या होता है? A2 माइनस A1, अर्थात 6 - 2 = 4। ठीक है, अब हमको बात करनी है कि यहाँ से 82 तक कितने टर्म हैं। 2 से लेके 82 तक कितने टर्म हैं। तो आता है नंबर ऑफ टर्म, इसको डिनोट करते हैं एन से। नंबर ऑफ टर्म बराबर क्या हो जाएगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, लास्ट टर्म कितनी है? 82। फर्स्ट टर्म कितना है? 2। डिफरेंस कितना है? 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 80। 80/4 20, ये हो जाएगा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21। तो हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म इस सीरीज में कितनी है? 21। अब बात करते हैं कि ... श्रेणी दे रखी है हमको और पूछा है n पद बताओ। तो Tn बराबर क्या होता है? Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमको निकाल के n का मान पता होना चाहिए। n का मान जब हमको पता होगा तो इस तरीके से Tn लास्ट पद हम बता सकते हैं। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। इनका अगर सम पूछा जाए समांतर श्रेणी का, तो फार्मूला यूज करते हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से हम इसका सम निकाल सकते हैं। या हम सम के लिए एक फार्मूला और यूज करते हैं n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इसका यूज करके भी हम इस समांतर श्रेणी का सम बता सकते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। समांतर श्रेणी सब समान डिफरेंस के साथ बढ़ती रहती है। आप इसको भी 2, 4, 6, 8, ये भी इनमें a बराबर कितना है? 2, d बराबर कितना है? इसका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2। 4 माइनस 2। इस तरीके से हम इन दोनों के पद भी बता सकते हैं, इन दोनों के बीच कितने पद हैं, और इनका सम भी बता सकते हैं, लास्ट पद भी बता सकते हैं। समांतर श्रेणी पढ़ी होगी आपने। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 301 तथा 501 के बीच 301 तथा 501 को लेकर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं। 301, तो पहला टर्म तो 301 से ... कहाँ तक? 501 तक। 501 तक। क्या एक बात बताओ, 501 7 से विभाजित है? 501 7 से विभाजित नहीं होती है। क्या 500 7 से विभाजित है? 500 भी 7 से विभाजित। क्या इससे पहले क्या ... कहाँ तक लिखा है? 501 तक। 501 तो 7 से विभाजित नहीं है। क्या 500 7 से विभाजित है? नहीं है। क्या 499 7 से विभाजित है? नहीं है। क्या 498 7 से विभाजित है? क्या 498 7 से विभाजित है? नहीं है। 497 8 से विभाजित है? हाँ है। तो श्रेणी देखनी है हमको 301 से लेकर 497 तक। श्रेणी कहाँ से है? 301 से लेकर 497 तक। इनका कोई भी यूज नहीं है क्योंकि ये 7 से डिविजिबल नहीं है। हमको निकालना है नंबर ऑफ टर्म। हमने देखा था अभी कि नंबर ऑफ टर्म क्या होता है? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डिफरेंस कितना है? जब 7 से विभाजित है, पहली 301 है तो दूसरी 308 होगी। इनका बीच का डिफरेंस कितना है? 7 प्लस 1। इस तरीके से हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इनमें से इसको घटाया, 497 में से 397 से 1 निकाला, क्या बचेगा? 96। 97 में से 1 निकाला, 96। 4 में से 3 निकाला, 1/7 प्लस 1 काटो। 7 दूना 14, 7 अट्ठे 56 प्लस 1
नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए, नंबर ऑफ टर्म आ गए 29, उनका योग बताना है, योग बताना है। तो सम के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा था n/2 a प्लस एल, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। n कितना है 29/2, फर्स्ट टर्म कितना है 301 और लास्ट टर्म कितना है 497। 29/2, 301 और 497, 97 और 1 98 और 4 और 3 7, 29/2 इंटू 29/2, इन दोनों का कितना आएगा 29/, इसको डायरेक्ट काट लो तो 2 3 6, 798 दोबारा लिख रहा हूँ मैं इसको, अगर इसको काटेंगे तो 2 3 6, 2 नेम 18 और 2 नेम 18, 399 की गुणा करनी है हमको 29 से, 399 की गुणा करनी है हमको 29 से। तो एक तरीका तो ये आप गुणा करने बैठ जाओ, दूसरा तरीका ये है इसको लगभग 400 मान लो। अगर मैं इसको 399 को लिख सकता हूँ क्या 400 - 1, अगर वो 29 चौक 116 होता है, 29 चौक 116 होता है और ये डबल जीरो माइनस 29, हमें पता है कि एक 11600 में से 11600 में से 29 घटाना है, तो 11600 में से 29 हटा के ये नहीं घटा, 11600 में से 29 घटा के 11571, 11571 ये सवाल का होगा सही उत्तर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या की सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राथमिक संख्या से विभाजित किया जाए तब शेषफल का मान 4। यदि उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर, उस संख्या के दोनों अंकों का अंतर कितना होना चाहिए 4। क्या इन दोनों संख्या के अंतर 4 है? हाँ है, तो इसको होल्ड करते हैं। क्या इस दोनों संख्या के अंतर 4 है? इन दोनों संख्याओं का अंतर है 3। क्या इन दोनों संख्याओं के अंतर 4 है? नहीं है। इस संख्या के अंतर है 2, ये भी नहीं हो सकता। क्या इन दोनों संख्याओं के अंतर 4 है? हाँ है। अब कह रहा है यदि किसी 2 अंकों वाली संख्या को, किसी 2 अंकों वाली संख्या को, इन्हीं में से कोई संख्या होगी, को सबसे बड़ी 1 अंकों वाली 2 3 5 7 11 इस तरीके से प्राइम नंबर होते हैं। अब सबसे बड़ी 1 अंकों वाली प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा 1 नंबर का प्राइम नंबर कौन सा है? 7। अर्थात 7 से भाग करके हमको 4 रिमाइंडर मिलना चाहिए। 1 से भाग करके, 7 से भाग करके हमको 4 रिमाइंडर मिलना चाहिए। अगर इसको 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर मिलेगा 3, हमको रिमाइंडर 4 नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 4 है, अंतर कितना होना चाहिए 4, और 7 से भाग करेंगे 13 7 91, 13 7 91, यानी कि 95 को 7 से भाग करके हमको डायरेक्ट 13 कटो 13 7 91, 4 रिमाइंडर मिल रहा है, तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अर्थात इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी। यदि x एक सम संख्या है तो अगली विषम संख्या क्या है? x एक सम संख्या है तो मैंने कहा x एक 2 है, तो अगली सम संख्या कौन होगी? 2 + 1, 2 + 1 यानी कि x + 1। ओके, नेक्स्ट। कोई भी इस तरह के सवालों में आप कोई भी एक नंबर मान सकते हैं, कोई भी एक नंबर मान लो और सवाल को आसानी से आप बता सकते हैं। वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या n जिसके 24 विभाजक हैं, 1 तथा n दोनों को लेकर। विभाजक के लिए मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि विभाजक कैसे निकालते हैं। उसके लिए स्क्रीन को ब्लैंक कीजिए। 8 लिखा, 8 के फैक्टर क्या है? 1 2 4 और 8। 1 से भी 8 कटता है, 2 से भी 8 कटता है, 4 से भी 8 कटता है और 8 से भी 8 कटता है। तो मैं कह सकता हूँ 8 के फैक्टर कितने हैं? 4। लेकिन मैं 8 को देखूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, लेकिन 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना मैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, लेकिन फैक्टर हैं किसके? कितने? 4। मैं 9 को देखूँ कि 9 के फैक्टर कितने हैं, तो 1 भी फैक्टर होगा, 3 भी फैक्टर होगा और 9 भी फैक्टर होगा। तो कितने फैक्टर आ रहे हैं? कितने फैक्टर आ रहे हैं? 3। लेकिन मैं डायरेक्ट देखूँ तो इसको लिखूंगा 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2। आप देख रहे हैं कि जब 2 की पावर 3 है तो फैक्टर 4 हैं, जब पावर 2 है तो फैक्टर 3 है। ऐसे ही अगर किसी नंबर को मान लीजिए 24 की बात करें कि 24 के कितने फैक्टर हैं, तो छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। तो छोटे छोटे टुकड़े ना करके एक चीज़ और देख सकते हैं आप, 16 को चेक करो। 16 को 2 की पावर 4 लिखते हैं ना, तो 2 की पावर 4 होती है, तो आप कहोगे 2 की पावर 4 यानी कि 4 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन नहीं, इसके फैक्टर होंगे 4। तो देखिए 16 को लिखिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा और 16 से कटेगा। 1 2 3 4 5, 16 के फैक्टर कितने हैं? 5। तो 2 की पावर 4 है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? जब 4 को 5 मानना पड़ेगा ना, जब एक फैक्टर बढ़ रहा है तो 4 को 5 मानना पड़ेगा। जब फैक्टर 3 थे, इसको क्या लिखा था? 2 की पावर 3। जब फैक्टर 3 थे, हम 2 की पावर 3 था तो फैक्टर कितने थे? 4। जब 3 की पावर 2 था तो फैक्टर कितने थे? 3। ऐसे ही हम किसी भी नंबर को आसानी से बता सकते हैं। फैक्टर होता क्या है? अब मैंने कहा 24 के फैक्टर बताओ।
24 के फैक्टर बताओ। तो एक तरीका तो ये है कि छोटे छोटे टुकड़े करते रहो, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, ठीक है, आप बता सकते हो। अब बड़ा नंबर कर दिया जाए तो आप नहीं बता सकते हो, तो क्यों ना इसको डायरेक्ट किया जाए। 8 3 24 होता है, 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 और 3 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 1। इसका क्या पूछा है टोटल, अगर हमसे टोटल फैक्टर पूछा है तो 2 की पावर 3 है, इसको क्या लिखेंगे 4। एक बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे इससे पहले मैंने क्लियर कर दिया कि एक फैक्टर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो एक वाला होता है वो यहाँ पर ऐड नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐड करना पड़ेगा। 3 की पावर 1 का मतलब होता है 2, तो 24 के टोटल फैक्टर होंगे 8, 24 के टोटल फैक्टर होंगे 8। हमको बात करते हैं 36 की। 36 में क्या होता है 9 चौक 36 होता है, 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2 और 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2। इसके टोटल फैक्टर लिखेंगे तो 2 की पावर 2 है तो इसे 3 लिखेंगे, 2 की पावर 2 है इसे 3 लिखेंगे, कितने फैक्टर होंगे 9। तो आप नेक्स्ट फैक्टर बता सकते हैं किसके कितने फैक्टर होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछा, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या n जिसके 24 विभाजक हैं 1 तथा n दोनों को लेकर। छोटी से छोटी पूछा है ना, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है 240। तो मैं पहले 240 को ही चेक करूंगा, तो मैंने सबसे छोटी संख्या 240 चेक की, तो 240 को कैसे लिख सकता हूं, 240 को मैं लिख सकता हूं 10 गुणे 24, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणे 5, 24 को लिख सकता हूँ 8 गुणे 3, 8 गुणे 3, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणे 5, ये है 2 की पावर 3 गुणे 3। इसको और मैं फैक्टर ढंग से लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 गुणे 3 गुणे 5। ये इसको टोटल फैक्टर निकालने, तो टोटल फैक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। इसके फैक्टर तो 20 आ रहे हैं, लेकिन हमें बताना है 24, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। हमसे पता न्यूनतम से न्यूनतम, इससे बड़ा कौन सा नंबर है, इससे बड़ा नंबर है 360, तो हमें 360 को चेक करना पड़ेगा। 360, अब 360 72 पंजे 360 होता है, और 72 क्या होता है 8 नेम 72 होता है, 8 नेम 72 पंजे 360। 8 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 3 को क्या, 9 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। हमें देखना है कि कितने फैक्टर हैं। इसको लिखेंगे 4, इसको लिखेंगे 3, इसको लिखेंगे 2, 4 3 12 दूना 24। क्या आपको 24 फैक्टर मिल रहे हैं, हाँ 24 फैक्टर दे रहा है कौन 360, तो इस सवाल का आंसर होगा 360। बढ़ते हैं नेक्स्ट। छप्पन और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। 56 और 84 का गुणनखंड होना चाहिए। क्या 24 से 56 कटता है, नहीं कटता है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब एक ही में नहीं कट रहा है तो दूसरे चेक काहे करें, ठीक है। क्या 14 से 56 कटता है, हाँ कटता है, 14 चौका 56। क्या 27 84 कटता है, 14 पंजे 70, 14 छः 84, ये भी कटता है, तो उसको होल्ड करते हैं, ठीक है। 18 से 56 कटता है, नहीं कटता है। क्या 23 से 56 कटता है, नहीं कटता है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होने इसकी मजबूरी होगा, हमको दूसरा गुणनखंड चेक करने की भी जरूरत नहीं है। एक ही ऑप्शन था जो इसका गुणनखंड था, वो था ऑप्शन बी में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। ज़्यादा समय नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी, सम संख्या होगी। अब एक तरीका है, देखिए आप या तो हर चीज़ का निकाल के देखिए, ये दूसरा तरीका एक देखिए, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 13 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 2। ये क्या लिखा है 17 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2। ये क्या लिखा है 25 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 2। एक बात बताइए, इन्हीं ऑप्शन से अलग होगा ना, जो ऑप्शन का ही यूज करना है तो ऑप्शन को ही पर्टिकुलर समझना है कि ऑप्शन से हमें कैसे करना है। सवाल तो बनाना आएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा, क्यों ना हम ऑप्शन का सहारा लें, कि इससे हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या गुणनखंडों की संख्या सम होगी। अब देखिए, क्या ये सेम नंबर नहीं दिख रहे, अरे जो इसका आंसर आएगा सबकी पावर 2 2 है, जो भी आंसर आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो आपको डिफरेंट कौन सा नंबर दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। ये ऑप्शन हो जाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, ये आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये देगा जितना ये देगा, हमें नहीं पता कितना देगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन सही है तो ये भी सही है, क्योंकि जो भी आंसर देंगे वो सेम देंगे, ठीक है। ये भी जो आंसर देंगे वो सेम देंगे, 3 ऑप्शन सेम है तो चौथे की मजबूरी होगी। लेकिन यहाँ तो इसको कर सकते हैं ऑप्शन बाई, लेकिन ऑप्शन 2 एक जैसे हो जाए तो क्या करेंगे। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ। आप देखिए 12 को लीजिए, 12 के फैक्टर क्या हैं। 12 को लिखेंगे आप 4 3 12, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1, इसको लिखेंगे 3 गुणे 2 बराबर कितना 6, ठीक है। अब लीजिए 16 को, 16 को क्या लिखेंगे 2 की पावर कितनी लिखेंगे 4। अब 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 5। अब एक काम और कीजिए, आप 36 को लीजिए, 36 को लिया तो क्या लिखेंगे 9 चौक 36, यानी कि 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, 9 चौक 36 को लिखेंगे 3 गुणे 3 बराबर 9। अब एक काम और कीजिए, आप 64 को लीजिए। 64 क्या होता है, 64 होता है 2 की पावर 6,
2 की पावर 6, इसका मान कितना आ जाएगा 7। अब एक चीज़ देखिए कि जो भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका गुणनखंडों की संख्या आएगी ऑड। कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके गुणनखंडों की संख्या आ रही है ऑड। देखिए 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके गुणनखंडों की संख्या 5 ऑड है। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके गुणनखंडों की संख्या 9 ऑड है। 64 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसके गुणनखंडों की संख्या 7 है। अब एक काम और कीजिए कि अगर किसी अदर नंबर को चेक कीजिए, 12 की जगह आप कोई भी नंबर लीजिए, आप 42 लीजिए। 42 ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 42 को क्या लिखेंगे 6 7 42। 6 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब इसको चेक कीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है 2 दूनी 4। अर्थात हम कह सकते हैं यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके गुणनखंडों की संख्या आएगी और यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके गुणनखंडों की संख्या आएगी और यदि कोई नॉर्मल नंबर है तो उसके गुणनखंडों की संख्या आएगी इवन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसी क्वेश्चन को दोबारा दिखाइए। एक तरीका तो यह था कि आप देख सकते थे कि इसका आंसर सेम आएगा, इसका आंसर सेम आएगा, तो ये 3 नहीं हो सकते, तो इसका मजबूर हो जाएगी। लेकिन जो कॉन्सेप्ट देखा उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ये परफेक्ट स्क्वायर है, 169 किसका होता है 13 का, हाँ 130 का स्क्वायर है, तो ये क्या इसके गुणनखंडों की संख्या सम होगी? नहीं। हम जानते हैं कि यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके गुणनखंडों की संख्या आएगी और यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके गुणनखंडों की संख्या आएगी और यदि कोई नॉर्मल नंबर है तो उसके गुणनखंडों की संख्या आएगी इवन। ठीक है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 170 का स्क्वायर, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 250 का स्क्वायर, तो ये नंबर नहीं हो सकते, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको चेक कराऊंगा 36 गुणे 10 की पावर 3, 36 क्या लिखेंगे 9 चौक 36। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा लेकिन क्यों करना जब आपको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। 2 गुणे 5 की पावर 3 इस तरीके से लिखेंगे। 9 को लिखेंगे 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ठीक है, इसको लिखिए 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 यहाँ है, 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर हो जाएगी 5 इंटू 5 की पावर 3। लिखेंगे टोटल फैक्टर 3 6 और 4, 6 चौक 24 3 72। क्या सम आई? हाँ सम आई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस संख्या में गुणनखंडों की संख्या विषम होगी? हमने अभी अभी देखा अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके गुणनखंडों की संख्या विषम होती है। तो हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 196 140 का स्क्वायर होता है, तो इसके गुणनखंडों की संख्या होगी विषम। कोई और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो यही ऑप्शन होगा सही आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है। पार्किंग प्लॉट भरने की दर प्रति कार कितनी है? देखिए 3 सेकंड में तो आ रही है और 7 सेकंड में जा रही है। इन दोनों का एलसीएम लिया कितना हुआ 21। कितना एलसीएम आएगा 21। 3 7 और 7 3। टोटल कारें की अगर मैं बात करूं तो 21। एक सेकंड भी अगर 3, आप इसको टाइम एंड वर्क के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इस सवाल को टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट से ज़्यादा के लिए 7 माइनस 3 21/4 कितना हो जाएगा 5 चौक 20 1/4 सेकंड। अब मान लीजिए कि टोटल कार कितनी है 21 कारों की बात कर रहे हैं। तो अगर 21 कारें हैं तो एक देखिए किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है। प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तो 21 सेकंड में कितनी कार प्रवेश कर जाएंगी 7। अगर प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है, प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तो 21 कारें कितनी सेकंड में 7 में। ठीक है, और प्रति 7 सेकंड एक कार निकलती है तो 7 सेकंड में एक निकलती है तो 21 कारें कितनी निकल जाएंगी 21 सेकंड में कितनी 3 कारें। तो 21 सेकंड में 4 कारें, 7 में से 3, 7 आई और 3 गई तो कितनी बची 4। तो 21/4 का मतलब क्या होता है 5 सही 1/4 सेकंड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। 225 मीटर लंबे बाड़े में 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए हैं कि बीच की दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ हो तो पेड़ों के बीच की दूरी क्या है? एक बात कीजिए, अगर इन दोनों के बीच का गैप 1 मीटर है तो एक पेड़ आपको यहाँ लगाना पड़ेगा, एक पेड़ यहाँ लगाना पड़ेगा। मैंने कहा इन दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है तो आपको एक पेड़ यहाँ लगाना पड़ेगा, एक पेड़। अब देखिए 2 पेड़ है तो एक गैप है,
और 3 पेड़ हैं तो 2 गैप हैं। ऐसे ही आपको बढ़ा लीजिए, आपने 4 पेड़ लगाए तो कितने गैप बनेंगे 1-1 मीटर के, 1 2 3 4। आपने 4 पेड़ लगाए तो 3 गैप, आप 5 पेड़ लगाइए, आपने 5 पेड़ लगाए तो 1 2 3 4 गैप, ठीक है। तो ऐसे ही अगर आपने 26 पेड़ लगाए हैं तो गैप कितने बनेंगे, अगर आपने 26 पेड़ लगाए हैं तो गैप होंगे 25, आपने 26 पेड़ लगाए हैं तो गैप होंगे 25। अब 225 मीटर की टोटल दूरी है, 225 मीटर की टोटल दूरी है और आपने पेड़ लगाए हैं 25, तो आपने 25 नहीं 225, तो एक पेड़, दोनों पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है 9 मीटर। सीधी सी बात है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि जब 2 पेड़ है तो गैप 1 है, 3 पेड़ है तो गैप 2 है, 4 पेड़ है तो गैप 3 है, ऐसे ही 5 पेड़ है तो गैप 4 है। ऐसे ही अगर 26 पेड़ लगा दोगे तो गैप होंगे 25, तो 25 ही तो गैप होंगे ये वाले। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 225 मीटर, तो 225 मीटर में 25 गैप हैं, तो एक पेड़, दोनों पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है 9, ठीक है। 25 नहीं 225 होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विशिष्ट लदान में 120 नई कारें हैं जिसमें से 2/3 कारों में रेडियो लगा है। तो रेडियो की बात करें तो रेडियो कितने लगा 120 गुणे 2/3, 3 चौक 12 80 हो जाएगा, ठीक है। आगे कहते हैं 2/5 कारों में एयर कंडीशनर, तो एयर कंडीशनर कितना लगा 120 का 2/5, 24 पंजे 120, 24 दूना 48, कितना हुआ 48, ठीक है। यदि 20 कारों में ना रेडियो और ना ही एयर कंडीशनर लगे हुए हैं तो इस परिसर में कितनी कारों में रेडियो और एयर कंडीशनर दोनों लगे हुए थे। ये कितने हो गए 128, और जिसमें विदाउट, ये देखिए साफ साफ लिखा है, यदि 20 कारों में ना रेडियो और ना विदाउट रेडियो एंड एयर कंडीशनर कितने हैं 20, इन सबको जोड़ा जाए तो कितना हो रहा है 80 48 128 और 20 148, ये टोटल कितना हो रहा है 148, और कारें कितनी हैं 120। हमारे हिसाब से हम जोड़ रहे हैं इन सबको अलग अलग तो आ रहा है 148, लेकिन ये कारें कह रहा है 120, अर्थात 28 कारें, 148 माइनस 120 बराबर 28 कारें ऐसी होंगी जिनमें एयर कंडीशनर और रेडियो दोनों चीज़ें लगे हुए होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैक के पास कैन से 3 रुपए मान लो, यूरो मान लो, डॉलर मान लो, जो मन करे वो मान लो, ठीक है। रुपए ही चलते हैं इंडिया में तो रुपए ही मान लो, ठीक है। मैक के पास रुपए 3 ज़्यादा हैं, परंतु फिर कैन ने घोड़ों पर दाव जीतकर अपनी रकम 3 गुनी कर ली, जिससे कि अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच जो मूल धनराशि थी उससे 2 रुपये ज़्यादा हो गए। कैन के जीतने से पहले मैक व कैन के पास कितनी, कैन के जीतने से पहले मैक व कैन के पास कितनी राशि थी, तो इन ऑप्शन में से तो होगी। अगर मैंने कहा मैक और कैन के पास 13 थी, मैक और कैन के पास टोटल कितनी थी 13, और साफ साफ मैक के पास कैन से 3 ज़्यादा, मैक के पास तो इसके पास 8 होगी, इसके पास 5 होगी। मैक के पास कैन से 3 ज़्यादा थी तो 8 और 5 13 हो गए, तो इसके पास 3 ज़्यादा भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। परंतु फिर कैन ने घोड़ों पर दाव जीतकर अपनी रकम 3 गुनी, इसने 3 गुनी कर ली, कितनी कर ली 3 गुनी, कितनी कर ली 15। अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच जो मूल धनराशि कितनी थी 13, लिखा साफ साफ, दाव जीतकर अपनी रकम 3 गुनी कर ली, जिससे कि अब उसके पास उन दोनों लड़कों के बीच मूल धनराशि 13 थी, उससे 2 रुपये ज़्यादा हो गए। उससे क्या 2 ज़्यादा हैं, अरे मूल धनराशि से क्या 2 ज़्यादा हैं, हाँ हैं, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा चेक करने की क्या करोगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन सवालों को आप ऑप्शन से करो तभी बढ़िया है, वरना आप कितने फार्मूले क्या क्या रटोगे, आधा याद रहेगा आधा भूल जाओगे, और क्वेश्चन में थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया तो बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। तो आदत ही मत बनाओ अपनी ऐसी कि हमको कुछ याद करना पड़े। प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो क्वेश्चन को और आसानी होगी सॉल्व करने में। ऑप्शन को अपना बना लो सहारा, ऑप्शन का सहारा है तो रेलवे हमारा है, ठीक है। एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 3/10, अब डायरेक्टली इसको 3/10 7/10 करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि 200 विद्यार्थी हैं जिसमें से 3/10 कौन है बॉय, तो कितना है ये 60 बॉय हैं। अगर 60 लड़के हैं तो 140 कौन होंगी लड़कियां। अरे टोटल कितने हैं 260 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 140, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसी नगर में एक टेलीफोन कंपनी के ग्राहकों की संख्या 500 है और प्रत्येक ग्राहक से प्रत्येक माह 300 रुपये लिए जाते हैं। यदि कंपनी प्रत्येक ग्राहक पर 1 रुपया प्रति माह बढ़ा देती है तो एक ग्राहक अपनी सेवा बंद कर देता है। ग्राहक दर में
निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि टेलीफोन कंपनी को सर्वाधिक राजस्व प्रदान करेगी। देखिए इन सवालों को बहुत तसल्ली पूर्वक आप कर सकते हैं अगर आप अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर रखेंगे तब, वरना आप भटक जाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। तो कह रहा है कि ग्राहक कितने 500, ग्राहक कितने 500 और प्रत्येक से कितना रुपए ले रहा है 300। अगर वो 1 रुपये बढ़ा देता है, 500 कस्टमर है, अगर वो 1 रुपये बढ़ा देता है तो कितने रुपये बढ़ जाएंगे 500। एक कस्टमर से 1 रुपये बढ़ा रहा है और 500 कस्टमर तो कितने रुपये बढ़ जाएंगे 500, और 500 बढ़ा रहे हो ठीक, 500 रुपये का आपका पास कलेक्शन बढ़ गया ना, और हो क्या रहा है एक कस्टमर भाग गया, तो भागेगा तो कितने रुपये लेके भागेगा 300, आपके पास 200 बची नहीं है। अगर आपने 1 रुपये बढ़ाया, आपने 1 रुपये बढ़ाया तो आपके पास कलेक्शन कितना बढ़ गया 500, क्योंकि 1 रुपये, एक कस्टमर से 1 रुपये और कस्टमर है आपके पास 500, तो 500 कस्टमर से 500 रुपये बढ़ गए ना, और एक कस्टमर भाग गया, तो भाग गया कस्टमर वो 300 रुपये लेके जाएगा, वो कस्टमर 300 रुपये ले गया। जब वो 300 रुपये लेके जा रहा है तो आपको फिर भी तो 200 रुपये बच रहा है, तो आप क्या करोगे 5 रुपये बढ़ाओगे, 50 बढ़ाओगे, 100 बढ़ाओगे कि 10 बढ़ाओगे कि 100 बढ़ाओगे, कौन सी ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करनी तो 100 रुपये बढ़ा दो ना आपके, क्योंकि आपको एक कस्टमर जाने से फिर भी ओवरऑल 200 रुपये का तो फायदा हो रहा है। जब आपको एक कस्टमर जाने से 200 रुपये का फायदा हो रहा है तो सीधा सीधा आप 100 रुपये बढ़ाओ ना, क्यों दिक्कत कर रहे हो। ठीक है, सोचने की बात है सिर्फ, वरना आपको क्या समझोगे क्या रटोगे इसमें क्या लिखोगे, और ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन आए हुए नहीं, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए सवाल है, तो इन क्वेश्चन को डायरेक्ट आप ऑप्शन का सहारा लो तभी बेटर रहेगा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे 1 रुपये बढ़ाने से 500 रुपये कलेक्शन बढ़ रहा है, 1 रुपये बढ़ा रहे हो 500 रुपये कलेक्शन बढ़ रहे हैं, ठीक है 500 बढ़े, एक कस्टमर चला गया, 300 तो लेके गया है, फिर भी तो मेरे पास 200 बच गए। तो इसी तरीके से मैं सोच सकता हूँ अगर मैं 100 रुपये बढ़ाऊंगा तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कलेक्शन होगा, जितना रुपये बढ़ा दूंगा उतना ज़्यादा कलेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तक की संख्या 48 है, मुर्गों की संख्या क्या होगी। आप तसल्लीपूर्वक चीज बताइए, मस्तक कितनी है, इनके सिर कितने, अरे एक मुर्गी हो चाहे गाय हो सिर तो एक ही होता है ना, पैर अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सिर तो एक ही होता है। सिर भी 2-3 होते हैं, मुर्गी के 2-3 सिर होते हैं या गाय के 2-3 सिर होते हैं, नहीं एक ही सिर होता है। अगर 48 उनके सिर हैं यानी कि हेड है तो 96 पैर होने चाहिए। अगर सबके पैर 2-2 होते, अगर सबके पैर 2-2 होते तो, और 48 सिर हैं तो 96 उनके पैर होने चाहिए थे, लेकिन हैं पैर कितने 140 पैर हैं, 140 होने चाहिए थे 96, तो 44 पैर ज़्यादा है, 44 पैर ज़्यादा है। ये 44 पैर ज़्यादा क्यों है, आप इस चीज़ को बहुत तसल्लीपूर्वक सोचिए, लिखना बिना लिखे आप क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक बात बताइए, ये 44 पैर ज़्यादा क्यों है। ये 44 पैर ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि 22 गाय होंगी, एक गाय की वजह से 2 पैर ज़्यादा है। ग्रुप में अगर एक गाय ज़्यादा है तो 2 पैर ज़्यादा होंगे, 2 गाय ज़्यादा होंगी तो अगर 2 गाय हैं ग्रुप में तो 4 पैर ज़्यादा होने चाहिए, अगर ग्रुप में 3 गाय हैं तो 6 पैर ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि सबका तो 2-2 हैं लेकिन गाय के पास 2 एक्स्ट्रा हैं। ऐसे ही अगर 44 पैर ज़्यादा हैं, 44 पैर ज़्यादा का मतलब है कि 22 गाय हैं। अगर 22 गाय हैं और टोटल 48 सिर हैं तो 48 में से तो 22 गाय हैं, तो बचेंगी कितनी 26। ये 26 कौन सी होंगी, मुर्गी होंगी। ये 26 कौन सी होंगी, कौन होंगी, मुर्गी होंगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। फिर से एक सवाल को बहुत तसल्लीपूर्वक समझ लीजिए, इन सवालों को लिखने की जरूरत नहीं है, इन सवालों में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। अगर 48 सिर हैं, अगर 48 सिर हैं और सबके अगर 2-2 पैर होते तो 96 पैर होने चाहिए, 96 पैर होने चाहिए ना, लेकिन पैर कितने हैं नहीं 140 140, तो 140 पैर हैं होने चाहिए थे 96, तो 44 पैर ज़्यादा है ना। ये 44 पैर ज़्यादा क्यों हैं, ये 44 पैर ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि एक गाय होने से 2 पैर एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तो 44 पैर ज़्यादा होने का मतलब है कि 22 गाय हैं। क्लियर हो गया। गाय की संख्या पूछी होती तो 22, लेकिन पूछा है मुर्गियों की संख्या, तो 48 टोटल थे, 22 गाय हैं तो 26 कौन होंगी, मुर्गियाँ। इट इज क्लियर और नॉट क्लियर। चलिए नेक्स्ट। शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं और 10 लड़कियां बस में चढ़ जाती हैं, जिससे लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती। यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या क्या थी। अगर यात्रा की शुरुआत में लड़कों की संख्या 45 थी तो लड़कियों की संख्या 22.5 होगी। क्या काटा पीटी अलाउ है क्या, 22.5 लड़के का क्या मतलब है भाई। अरे 45 लड़के हैं तो कह रहे शुरुआती बिंदु पर एक बस में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। अगर लड़के 45 हैं तो लड़कियां 22.5 होंगी क्या, नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है अगर लड़के 40 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 20, 2 गुनी है। आगे बढ़ते हैं। रास्ते में 15 लड़के उतर जाते हैं, जब 40 लड़के हैं 15 उतर गए, कितने बचे 25।
कितने बचे 25 और 10 लड़कियां चढ़ जाती हैं, 10 लड़कियां चढ़ जाएंगी यहाँ पर तो कितनी लड़कियां हो जाएंगी 30। तो ये क्या बराबर हो गए 25 और 30 बराबर हो गए, नहीं हो गए तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। कह रहा है कि 50 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 25, डबल है ना। कह रहा है 15 लड़के उतर जाते हैं, अगर 15 लड़के उतर जाएंगे तो लड़के कितने बचेंगे 35 और 10 लड़कियां चढ़ जाती हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी 35। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या कंडीशन को हमारा ऑप्शन फॉलो कर रहा है? हाँ कर रहा है, तो ठीक है, बस बात खत्म हो जाती है। आगे चेक करने की हमको कोई भी जरूरत नहीं है। ये भी देखो 55 है तो लड़कियां कितनी होंगी 27.5, भाई अलाउ काटा पीटी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मिनट और 30 सेकंड के लिए इंटरनेट का बिल 6 रुपए है, 3 मिनट 20 सेकंड की कीमत क्या होगी? ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, 30 सेकंड का मतलब 30 सेकंड, यानी कि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 150 सेकंड, 150 सेकंड का कितना है 6 रुपए, और 3 मिनट 20 सेकंड यानी कि 3 मिनट 180 सेकंड, 180 3 मिनट का कितना होता है 180 सेकंड, 180 और 20 200 सेकंड का। हमसे 200 सेकंड का पूछा है, हमसे 200 सेकंड का पूछा है, कितना रुपए होगा? हमको पता 150 सेकंड का 6। अब इस तरीके से निकाल, ऐसे मत निकालने बैठ जाना कि 150 सेकंड का 6, 1 सेकंड का 6/150 पूछा है। 200 सेकंड का तो 200 सेकंड का कितना हो जाएगा 6/150 गुणे 200, 5 चौक 20, 5 तियाँ 15, 3 दूना 6, 4 दूना 8। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप मन में सोचो 150 सेकंड की कितनी वैल्यू है 6, 150 सेकंड की कितनी वैल्यू है 150 सेकंड की वैल्यू है 6। अगर मैं 3 से भाग कर दूँ तो 50 सेकंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 50 सेकंड कितनी वैल्यू हो जाएगी 2। अब मेरे पास 150 सेकंड था ना, 150 सेकंड का वैल्यू थी 6, अब 50 सेकंड की तो 50 और जोड़ दूंगा तो 200 सेकंड, 6 रुपये में 2 और जोड़ दूंगा 8 रुपये। मन से करो, कोशिश करो, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन ऑप्शन सवाल आप बिना लिखे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। नहीं आया तो ये काटापीटी कर लियो। भैंसों तथा बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। ये 24 अधिक पैर क्यों हैं? ये 24 पैर अधिक इसलिए हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पैर डबल 2 गुने ज्यादा होंगे। भैंस के ज्यादा होंगे, बत्तख के ज्यादा होंगे? भाई भैंस के ज्यादा होते हैं। तो 24 पैर किसकी वजह से ज्यादा होंगे? बत्तख की वजह से? अरे नहीं भाई, भैंस की वजह से। अर्थात मैं कह सकता हूं कि ये 24 पैर 12 भैंस की वजह से ज्यादा होंगे। तो इस सवाल का आंसर होगा 12। ठीक है, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया। यदि कुल 1600 रुपए एकत्रित किए गए तो कक्षा में लड़के कितने हैं? इस सवाल को बहुत तसल्लीपूर्वक आप ऑप्शन का ही भूल जाओ, दुनियादारी की ऑप्शन ही सहारा है। ठीक है, तो रेलवे तुम्हारा है, वरना नहीं होने वाला। अगर लड़के 50 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 10। क्या कक्षा में कितने लड़के हैं? ऑप्शन तो लड़के के दे रखूंगा। अगर लड़के 50 हैं तो लड़कियां तो 10 होंगी क्योंकि ओवरऑल कितने हैं 60। अगर 50 लड़के हैं, अगर लड़के 50 हैं तो गर्ल कितनी होंगी 10। बॉय अगर 50 हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी 10। कह रहा है 60 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपए का योगदान दिया है। तो 50 लड़के हैं तो एक लड़के ने कितने रुपए दिए होंगे? जितनी लड़कियां, लड़कियां तो 10 थी तो इतना रुपए। कितना कलेक्शन हुआ 500। लड़की कितनी है 10, इन्होंने कितना रुपया दिया है लड़कों के बराबर। लड़के कितने हैं 50, तो इतना कितना कलेक्शन हुआ 500। इन दोनों को जोड़ के क्या 1600 होता है? नहीं होता है। तो क्या ऑप्शन होगा? नहीं होगा। डाटा अपर्याप्त की तो बात ही छोड़ दो, ऑप्शन चेक करते हैं सी। अगर 20 लड़के हैं, अगर 20 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 40। अगर 20 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी 40, क्योंकि दोनों कितने हैं 60। ठीक है, अगर लड़के 20 हैं तो लड़कों ने कितना रुपए दिया है? जितनी लड़कियां हैं, लड़कियां यानी कि 40। अब लड़की कितनी है 40, लड़कियों ने कितना रुपए दिया है? जितने लड़के हैं, लड़के कितने हैं 20। इनका कलेक्शन आया 800 और इनका भी कलेक्शन आया 800। क्या इन दोनों का जोड़ 1600 होता है? हाँ होता है। तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा समय लगेगा आपको इसे ऑप्शन करने में, लेकिन एग्जाम में बैठ के आपको बहुत ही मजा आएगा इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं बहुत ही आसानी से। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 छात्र गणित पढ़ते हैं। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से 35 गणित पढ़ते हैं। ठीक है, 20 छात्र गणित एवं रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। केवल रसायन विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? एक बात बताइए, नजर होनी चाहिए बहुत तेज ऑप्शन के लिए। सबसे पहले नजर आनी चाहिए एक ऑप्शन पे कि ऑप्शन क्या कह रहा है। आप सवाल देखिए, 60 छात्र हैं, 60 में से 35 गणित पढ़ते हैं, 35 गणित पढ़ते हैं ना। अब 35 60 टोटल 35 गणित पढ़ते हैं तो 25 तो बचे।
ऑप्शन इतने हैं, ऑप्शन इतनी दूर दूर हैं कि 60 छात्र अगर टोटल हैं 35 गणित पढ़ते हैं तो 25 क्या पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, रसायन विज्ञान पढ़ते होंगे, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते होंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर आप कह सकते हैं, अब वैसे ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन दूर दूर है इसलिए हो रहा है, बड़ा दिक्कत हो जाएगी अगर ऑप्शन में कुछ कह दिया। कह रहा है कि 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, मैथ कितने पढ़ने वाले हैं 35, ठीक है, और जो 20 हैं वो मैथ प्लस केमिस्ट्री, मैथ प्लस केमिस्ट्री कितने वाले हैं 20, मैथ प्लस केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं 20, तो ओनली मैथ्स कितने पढ़ने होंगे, ओनली मैथ्स 35 में से 15, सिर्फ मैथ्स पढ़ने वाले कितने होंगे 15। अब आप चेक कीजिए कि ओनली मैथ्स वाले कितने हैं 15, मैथ और केमिस्ट्री वाले कितने हैं 20, तो ओनली केमिस्ट्री कितने होंगे, ओनली केमिस्ट्री कितने होंगे, ओनली केमिस्ट्री होंगे ये है 35, तो 60 माइनस 35 बराबर होगा 25। ठीक, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सवाल को आसानी से देख सकते हो कि 2 सब्जेक्ट हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 60, 35 पढ़ते हैं मैथ्स तो 25 पढ़ते होंगे केमिस्ट्री, बात खत्म, ज़्यादा सोचने की जरूरत क्या है। ठीक है, वरना आप इस तरीके से निकाल सकते हो मैथ्स कितने 35, मैथ प्लस केमिस्ट्री कितने 20, तो ओनली मैथ्स कितने इन्हीं में तो होंगे 15, तो ओनली केमिस्ट्री कितने हुए 60 टोटल हैं, 60 टोटल है ना, 60 में से आप ओनली मैथ्स के निकाल दो, ओवरऑल दोनों सब्जेक्ट के निकाल दो, तो 60 में से 35 निकाल के 25 ही तो बचेगा। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है, आप सवाल को बिना देखे बिना सॉल्व किए क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊँटों के एक झुंड का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 उन नदी के किनारे देखे गए, बताइए कुल ऊँटों की संख्या क्या थी। आपके मन में कुछ खटका, हाँ मेरे मन में खटका कि पूछा है कि झुंड के वर्गमूल का, तो झुंड में जो भी होना चाहिए उसका वर्गमूल निकल सके, क्या 60 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, निकलेगा काटा पीटी हो जाएगी, ऊँट को काटा पीटी चालू करोगे क्या, नहीं। क्या 20 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्या 36 का वर्गमूल निकलेगा, हाँ 36 का वर्गमूल होता है 6, तो इसको होल्ड करते हैं, लगा नहीं दे सकते अभी। क्या 72 का वर्गमूल निकलेगा, 72 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी होगा। लेकिन मैं आपको फिर भी क्रॉस चेक करा के दिखा रहा हूं। यहां पर झुंडों के ऊँटों के झुंड का 1/4, झुंड में कितने 36 का 1/4 जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, झुंड का वर्गमूल, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना, झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊँट नदी के किनारे देखे गए। तो टोटल कितने थे 36, 36 में से इतने निकल गए ना, तो कितना बचना चाहिए 15, अगर ये बैठ रहा है तो ठीक है, 36 माइनस 9 ये देगा 6, 6 दूना 12 बराबर 15, 36 में से 9 निकाला या 12 9 21, 36 माइनस 21 बराबर 15, ये भी देता है 15, 15 बराबर 15, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, इतना कहे करना, जब आपने कहा ना ऑप्शन है कि झुंड के वर्गमूल का, तो झुंड में जितने भी उसका वर्गमूल तो निकले, अगर वर्गमूल नहीं निकलेगा तो काटापीटी चालू हो जाएगी, वो अलाउ नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रोमन संख्या आ गई, छोटी छोटी बातें हैं आपको पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत छोटी, आप ये मत सोचो कि बहुत बड़ी चीजें पूछने वाला है एग्जाम में, नहीं, बहुत छोटी छोटी चीजें आती हैं, उन्हीं चीजों में हम लोग भटक जाते हैं। एक बात बताइए, 1 को क्या लिखते हैं 1, 2 को 2 लिखते हैं, अरे 1 को क्या लिखते हैं 1, 2 को क्या लिखते हैं ऐसे, 3 को क्या लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अब आपको इसी पता होनी चाहिए, जैसे मैं 5 की बात करूँ, 5 को क्या लिखते हैं ऐसे, ठीक है, 10 को क्या लिखते हैं ऐसे, ठीक है, 15 को क्या लिखते हैं, देखिए 10 15 लिखना है ना, तो 15 को कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ। 15 को लिखने की तरह 15 होता है 10 प्लस 5, 15 क्या होता है 10 प्लस 5, 10 को लिखते हैं ऐसे और 5 को लिखते हैं ऐसे। अब 16 लिखना है ना, तो 16 लिखना है तो 16 कैसे लिखोगे 10 प्लस 5 प्लस 1, हो गया ना 16। 10 को लिखेंगे ऐसे, 5 को लिखेंगे ऐसे और 1 को लिखेंगे ऐसे, हो जाएगा। ठीक है, ये L होता है, L को क्या लिखते हैं, ये होता है 50, L कितना होता है 50, हमको बताना है 43, तो ये तो 50 हो गया ना, ये कितना हो गया 50, अगर इधर लगा देंगे तो ये 60, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 10, और इधर लगा देंगे तो 40, कितना हो गया 40, 40 41 42 43, 40 41 42 43, ठीक है, कितना होता है 10, कितना होता है 50, ये होता है 10, हमको बताना है 40 लिखना है, तो 40 कैसे लिखोगे L लिखा, ये कितना हो गया 40, अब 43 लिखना है तो 3 और चिपका दो, बस 43 हो गया। हमको 49 लिखना है, तो 49 लिखने के लिए क्या होता है
49 लिखने के लिए तो 50 हो गया ना, ये 50 हो गया, एक इधर लगा दो, 49 हो गया। हमको लिखना है 52, तो ये तो कितना हो गया 50 है ना, ये कितना हो जाएगा 52। ठीक है, अब हमको 12 लिखना है, तो 10 ये है और 2 ये चिपका दिया, कितना हो गया 12। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से 37, 37, 63, 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य निम्नलिखित में से क्या। इन सवालों को बहुत ही तसल्लीपूर्वक आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है तब, वरना आप रटते रटते थक जाओगे। एग्जाम में जब बैठोगे सारे ऑप्शन एक से दिखेंगे कि कौन से का क्या होगा। आप देखिए पूछा है 37, 37, तो आप इसका डायरेक्ट तरीका ही सीख लो कि सॉल्व करने का। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ 3700 प्लस 37, क्या मैं 37 कॉमन ले सकता हूँ? हाँ मैं कॉमन ले सकता हूँ। 3700 प्लस 1 हो जाएगा 37 गुणे 101। तो आप कह सकते हो कि इसको 101 से विभाजित किया जाए तो संख्या 101 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। एक बात हुई इसकी। अब क्वेश्चन पूछने लगे दो अंकों की संख्या को इस प्रकार लिखा जाए, दोहराकर इस प्रकार लिखा जाए कि उनके बीच में शून्य आ जाए, और वो इस तरीके से लिख दिया। तो ये किससे विभाजित होगी? भाई साहब कुछ नहीं करना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो कि 25,000 प्लस 25 लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं। क्या आप 25 कॉमन ले सकते हो? हाँ ले सकते हैं। क्या बचेगा 1000 प्लस 1, क्या बचेगा 25 गुणे 1000 लिख दिया जाए कि दो अंकों की संख्या को दोहराकर 3 बार लिख दिया जाए। 2 अंकों की संख्या को दोहराकर 3 बार लिख दिया जाए जिससे वो 6 अंकों की हो जाए। तो बताओ वो किससे विभाजित होगी? भाई साहब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना। इसको लिख सकते हो 26 के बाद 4 जीरो प्लस 2600 प्लस 26। ठीक है, अब क्या करो 26 कॉमन ले लो। आपने 26 कॉमन ले लिया कि यहाँ ये बचेगा 10,000 प्लस 100 प्लस 1। ठीक है, अब 26 इसको दोनों को ऐड कर दो, ये आएगा 1, ऐड करो 101 होएगा। अब 101 यहाँ रखेंगे तो आएगा 1010 ठीक है, ये से विभाजित हो जाएगी। अब पूछ दिया जाए कि एक अंक की संख्या को, कुछ भी पूछ ले आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आप रट ही नहीं सकते। आपको ऑप्शन में जितने भी दिखेंगे सब एक जैसे दिखेंगे कि मैं क्या लगा दूं, 11 लगा दूं, 101 लगा दूं, 1001 लगा दूं, क्या लगा दूं। लेकिन इसलिए रटो मत, जो रटने की चीजें हैं उनको रटो। बहुत कम चीजें होती हैं जिनको रटना पड़ता है, अन्यथा अदर चीजें सब ऐसे सॉल्व हो जाती हैं। आपसे पूछे एक अंक की संख्या, जैसे 6 6 6 6 6, एक अंक की संख्या को दोहराकर 6 बार लिख दिया जाए कि वो 6 अंकों की हो जाए। ऐसा नहीं 6 की लिखो, कुछ भी लिख लो, 7 लिख लो, चलो 2 4 6 7 अंकों की होगी। एक अंक की संख्या को दोहराकर 6 बार लिख दिया जाए तो संख्या कितने की हो जाएगी? आपको तो कुछ नहीं पता, आपको तो सीधा सीधा तरीका है, पता है कि ये लिखा, इसके बाद कितने जीरो लग जाएंगे? 4 जीरो लग जाएंगे। अरे 77,000, 7,70,000, ठीक है, प्लस 7700 प्लस 77। अब क्या करोगे? 77 कॉमन ले लोगे। ये सब कुछ मन में हो जाएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। ये 4 जीरो बचेंगे प्लस 100 प्लस 1, इसको अगर ऐड करेंगे तो 77, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1001, ये इससे ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब कोई भी नंबर आप कैसा भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले जाए, आप बेहद आसानी से बता सकते हो कि इस तरीके से सॉल्व करना। आपने रट्टा कुछ नहीं है, आपको बहुत तसल्लीपूर्वक चीज पता है कि कुछ भी पूछ लिया जाए, कैसे भी घुमा के पूछ लिया जाए, मेरे को तो सॉल्व करना आता है, रटने की कोई भी चीज जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सूक्ष्म जीव प्रत्येक 24 घंटे में अपनी संख्या को दोगुना कर लेता है। 30 दिन के अंत में इसकी संख्या 84 लाख है, इसकी संख्या 21 लाख कब थी? बहुत तसल्लीपूर्वक सवाल को मारो गोली। आप बात समझो बात को। आपके पास आज 2 रुपए हैं, मैं कह रहा हूं पर डे डबल हो रहा है। आज 2 रुपए हैं तो कल कितने होंगे? 4, परसों 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128 हो गए ना। अब मैंने कहा आपके पास 164 रुपए आज हैं, कल कितने थे? आधे थे। कितने थे? अगर मैंने कहा कि आपके पास पर डे डबल हो रहे हैं, पर डे डबल हो रहे हैं, आज आपके पास अगर 8 रुपए हैं तो कल कितने थे? 4, परसों कितने थे? 2, आज 8 हैं तो कल कितने होंगे? 16, परसों कितने होंगे? 32, तरसों कितने होंगे? 64, आज 16 है ना, मैंने कहा आज 50 रुपए हैं, आज 50 रुपए हैं, चीज वही चल रही है, हर दिन डबल, तो कल कितने होंगे? 100, परसों कितने होंगे? 200, तरसों कितने होंगे? 400, आज 50 है ना तो कल कितने थे? 25, परसों कितने थे? 12.5। ठीक है, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब क्वेश्चन कह रहा है 24 घंटे में डबल हो रहे हैं ना, होने दो। 30 दिन के अंत में कितने हैं? 84, तो 29वें दिन कितने रहे होंगे? 42। अरे भाई पर डे डबल हो रहे हैं, 30वें दिन है ना 84, तो उससे पहले एक दिन कितने रहे होंगे उससे याद है, यानी कि 42। उससे एक दिन पहले और चले जाओ, उससे एक दिन पहले और चले जाओ तो उससे भी कम रहे होंगे, यानी कि अगर 28वें दिन की बात करूं तो इसके भी याद है, यानी कि 21 लाख। इसकी 21 लाख कब रही होगी? कौन से दिन? 28वें दिन। कहां 28? ये रहा इसका सही आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप इन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझो, वैसे रटोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई साहब। कब तक रटोगे? क्या क्या रटोगे? एक चीज़ नहीं रटने वाली। एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष पश्चात कितना बढ़ेगा? वैसे आज कितना है? आज है 64। आज है 64, तो कल कितना रहा होगा? पता नहीं। हम आगे बढ़ाना है ना, जब आगे बढ़ाना है तो हमको क्या करना है? इसको 1/8 बढ़ाना है ना, 1/8। तो 64 का 1/8 कितना होता है? 8। तो 8 बढ़ जाएगा, 8 बढ़ेगा ना। अरे 64 का 1/8 बढ़ रहा है ना। एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई का 1/8 बढ़ता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष पश्चात कितना बढ़ेगा? अरे आज 64 है ना, तो अगले वर्ष 1/8, यानी कि 64 का 1/8 होता है तो हो जाएगा 72। ये तो अगले साल होगा। अब दूसरी साल बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हमको दूसरी साल बढ़ाना पड़ेगा तो भी ये बढ़ेगा 1/8। तो 72 का 1/8 कितना होता है? 72 का 1/8 होता है 9। तो 72 और 9 कितना हो जाएगा? 81। अर्थात ये 2 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा? 81 सेंटीमीटर का। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक प्रतियोगी में 5 बच्चे भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चा एक दूसरे के साथ खेलता है तो कितने खेल खेले गए? इन सवालों को करने से पहले ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। एक पार्टी में n लोग उपस्थित थे, प्रत्येक लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो बताओ कितने हाथ मिलाए गए? एक पार्टी में n लोग उपस्थित थे तो प्रत्येक ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, तो कितने गिफ्ट बांटे गए? ये बताओ। आप एक चीज तसल्ली रखो, आप 2 लोग बैठे हो साथ में, आप एक दूसरे से हाथ मिलाओ। 2 लोग बैठे हो, कोई भी बैठा है पड़ोस भाई दोस्त, ठीक है, उससे हाथ मिलाओ। आपने एक बार हाथ मिलाया, हाथ कितने मिल गए? 2 लोगों के। आपने एक बार हाथ मिलाया तो कितने हाथ मिले गए? 2। अरे आपने मेरे से हाथ मिलाया तो मेरा हाथ मिला आपसे और आपका भी हाथ मिला। एक बार हाथ मिलाने से मिल कितने गए? 2। और मैंने आपको गिफ्ट दिया तो गिफ्ट कितने बांटे गए? 1। ऐसे ही अगर खेल खेले जाए, मैं कोई, आप 2 दोस्त हो, आपने उसके साथ खेला तो उसने भी तो आपके साथ खेला। आपने उसके साथ कोई गेम खेला तो उसने भी तो आपके साथ कोई गेम खेला। ऐसा थोड़ा ना कि आपने अकेले उसके साथ गेम खेल लिया। आपने उससे हाथ मिलाया तो उसने भी तो आपसे हाथ मिलाया। इट इज क्लियर और नॉट? ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला याद करते हैं। फार्मूला नहीं है उसको, लेकिन आप कर भी नहीं सकते। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप सोचना फिर जोर ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक प्रतियोगी में 5 बच्चे भाग लेते हैं तो n-1/2। आप इस चीज़ को लिख लो। यदि पार्टी में n लोग उपस्थित हैं, यदि पार्टी में n लोग उपस्थित हैं और प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाएं और प्रत्येक एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या बराबर n-1/2। ठीक है। और दूसरे लिख लो कि यदि पार्टी में n लोग उपस्थित हैं, यदि पार्टी में n लोग उपस्थित हैं और एक दूसरे को गिफ्ट दें और एक दूसरे को गिफ्ट दें तो बांटे गए कुल गिफ्टों की संख्या बराबर n-1। अब यहाँ पर खेल खेलो या हाथ मिलाओ, बात तो एक ही होती है। तो खेल खेलो या हाथ मिलाओ, क्योंकि अगर मैंने आपके साथ खेल खेला तो आपने भी तो मेरे साथ खेला, मैंने आपसे हाथ मिलाया तो आपने भी तो मेरे साथ मिलाया। इट क्लियर हो गया नहीं हुआ? अब कह रहा है कि 5 लोग हैं तो 5 -1 4/2, 2 × 2 पंजे 10। तो कितने खेल खेले गए? 10। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है। अगर लड़कियां 1 यूनिट हैं तो लड़के 3 यूनिट हैं। बात सही है ना? अगर एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है। अगर लड़कियां 1 यूनिट की हैं तो लड़के 3 यूनिट के हैं। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है? 4 यूनिट। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अब कह रहा है तो बच्चों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती? अगर 48 है तो 48 बराबर 48, तो यूनिट का मान आ जाएगा कितना? 12। तो लड़के 12, लड़कियां 36 हो सकती हैं। अगर 44 कह दूं तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 44, तो यूनिट का मान साफ साफ निकल जाएगा 11। ठीक है। 42 कह लूँ तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 42, तो यूनिट का मान कितना आ जाएगा? यूनिट का मान 42/2, 42/4, ये आ जाएगा यूनिट का मान 10.5। अब बताओ लड़कियों 10.5 क्या करोगे? काटा पीटिए। अरे ये संख्या क्या लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित कर सकती है? अगर लड़कियों की संख्या 10.5 होगी तब लड़कों की संख्या 33.5 होगी। अरे कैसे भैया? नहीं, ऐसे आप चीज़ को
फॉलो नहीं कर सकते। आपको पता है कि जो भी संख्या है इंटीरियर में तो होनी चाहिए, काटा पीटी अलाउ है क्या? 10.5 लड़कियां होती हैं क्या? और 31.5 लड़के होते हैं क्या? नहीं, ये संख्या प्रदर्शित नहीं कर सकती उस संख्या को। इस संख्या को हम लड़के और लड़कियों को 3:1 के अनुपात में नहीं बांट सकते हैं। इसको बांट सकते हैं, हाँ, 10 लड़कियां हो जाएंगी और 30 लड़के हो जाएंगे, 10 और 30 हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन हो सकता है। एक ऑप्शन होगा 42 जो लड़के और लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 किन्मय पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 रुपए है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा? एक बात बताइए, मैंने लिखा 1 2 3, इनका एवरेज कितना होगा? एवरेज होता है इन तीनों का योग बट्टे जितनी संख्या है। एवरेज होगा 1 + 2 + 3/3, यानी कि 3 2 5 और 1 6/3, क्या आया? 2। जरा ध्यान से देखो थोड़ी सी बात, 5 6 7, मैं इसका एवरेज निकालूं, 5 + 6 + 7/3, 6 और 5 11 7 18/3 बराबर कितना आया? 6। इसको और इसको देखो, ठीक है, 10 11 12, इसको निकालो, 10 + 11 + 12 बट्टे कितना होगा? जब 3 संख्या तो 3 ही होगा, इन दोनों को दोगे 21 33, 33/3 बराबर 11। इस 11 को और इस 11 को देखो, कुछ समझ आया? यानी कि अगर 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका जो एवरेज होगा वो मिडिल नंबर होगा, जो उनका एवरेज होगा वो मिडिल नंबर होगा। यदि 3 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 दे रखा है, 1350 दे रखा है, 3 नंबर कौन से होंगे आपको नहीं पता, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, 3 नंबर कौन से होंगे आपको नहीं पता, इन तीनों का सम कितना दे रखा है? 1350। अगर मैं इनके एवरेज की बात करूं, एवरेज का मतलब 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आएगा 450। मैं कह सकता हूं जो सेकेंड नंबर है वो कितना है? 450। जो सेकेंड नंबर है वो कितना है? 450। पूछा क्या है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, इसका और इन दोनों का सम पूछा है, इनका और इनका सम पूछा है। जब मुझे पता है कि तीनों मिला के 1350 हैं, तीनों मिला के 1350 हैं और सेकेंड नंबर 450 है, सेकेंड नंबर 450 है, तो ये दोनों मिला के कितना होगा? 900। कितना होगा? 900। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि n प्राकृतिक संख्याएं 3 हैं या 5 होंगी तो दूसरी होगी, 7 होगी तो तीसरी होगी। जैसे अगर 7 संख्या लिखी, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो इसका एवरेज कौन सा आएगा? इसका एवरेज आएगा चौथा। मिडिल टर्म ही उस संख्या का एवरेज होती है अगर संख्याएं क्रमागत हैं, चाहे क्रमागत ऑड नंबर हो चाहे क्रमागत इवन नंबर हो, उनका एवरेज ही मिडिल नंबर होता है यदि संख्याओं की संख्या ऑड हो तो। यदि संख्याओं की संख्या ऑड हो तो, यानी कि विषम हो, यानी 3 5 7 11 इस तरीके से हो तो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का योग 437 और उनका गुणनफल 21,982 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो, योग इसको इसको जोड़ो इतना ही आ रहा, इसको इसको जोड़ो इतना ही आ रहा, 58 379 437, 323 114 437, क्या करें? छोड़ दें ना? छोड़ने का नहीं, छोड़ने का नहीं। ठीक है, तो करें क्या? अब मल्टीप्लिकेशन चेक कर लो, गुणनखंड कितना आना चाहिए? इतना। अब हम कहते हैं लास्ट डेट से इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा? 2। इसकी और इसकी गुणा करेंगे लास्ट में क्या मिलेगा? 0। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हमें क्या चाहिए? 2। इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो भी लास्ट में क्या मिलेगा? 2। इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो भी लास्ट में क्या मिलेगा? 2। अब भाई क्या करें? एक ही ऑप्शन रिमूव होगा, छोड़ दें? नहीं, छोड़ना नहीं है। तो लिख के कर लें? नहीं, लिख के भी नहीं करना। तो कैसे करना है? आप ऐसे मत करने बैठ जाना कि x + y = 437 और x × y = 21,982। आप काटा पीटी चेक करके x और y के मान निकालो। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो करें क्या? मैं बता रहा हूं क्या करो। अगर इसको 400 मान लो, समथिंग समथिंग बढ़ा के मान लो ना। अगर इसको 400 मान लिया, इसको 40 मान लिया, तो इन दोनों की गुणा करोगे। अगर इसको बढ़ा के माना है ना, इसकी गुणा करोगे तो 16,000 करीब आएगी। ये कितना है? 21,000। अगर आपने संख्या बढ़ा भी ली, आपने 399 को 400 लिख लिया, 38 को 40 लिख लिया, इन दोनों की गुणा कर लो तो भी तो 16,000 करीब जाएगा, 21,982 जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसकी गुणा कर लो, ये कितना है? अरे 60 मान लो, 6 मान लो, ये कितना मान लो? 360 मान लो, 380 मान लो, ऐसे कर लो। ठीक है, इसको कितना मान लो? 323 है, 320 मान लो। ठीक है, और 114 मान लो। अरे इसको गोली मारो, इसको 300 इतना तो आसान हो जाएगा,
300 और 100, 300 और 100 की गुणा करूंगा फिर भी तो 30,000 पहुंच जाएगा। अरे 300 और 100 की गुणा करूंगा फिर भी तो 30,000 पहुंच जाएगा। मेरे को चाहिए 21,000। मैंने कम से कम माना है ना, 323 को 300 और 114 को 100 माना है। इन दोनों की गुणा करके भी मेरा 30,000 पहुंच रहा है, तो 21,982 होगा क्या? मेरे को तो नहीं लगता क्या। अरे इन दोनों का गुणा करके मेरे को 21,000 चाहिए, इन दोनों कम से कम माना तो 30,000 पहुंच रहा है, और ज्यादा कर लिया तो 30,000 से और ऊपर पहुंच जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत होगा तो चौथे की मजबूरी हुई या नहीं? और नहीं हुई तो भाई सब चेक कर लो। x + y बराबर मैंने दिखाया था 437 और x × y बराबर दिखाया था 21,982। अगर वैसे करोगे समय बहुत लगेगा, लेकिन आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी रखो, बहुत मजा आने वाला है। सवालों को बहुत ही तसल्लीपूर्वक, और कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। क्या रटना है आपको पता? 400 की गुणा करेंगे 16,000, ये तो भाई पहुंचा ही नहीं वहां तक, ये हो नहीं सकता क्योंकि इसके लास्ट में 0 आ रहा है। मैंने ये देखा, इसको कम से कम माना। आप अपनी श्रद्धा अनुसार ऑप्शन को छोटा बड़ा कर लो। अब अपनी श्रद्धा अनुसार मैंने 300 मान लिया, 100 मान लिया, 300 और 100 की गुणा करूंगा फिर भी तो 30,000 पहुंच रहा। मेरे को पहुंचाना है 21,000। भाई साहब कम से कम माना है तो 30,000 पहुंच रहा है, ज्यादा मान लिया तो पता नहीं 50,000 60,000 पहुंच जाएगा। नहीं, अब 3 ऑप्शन गलत हो गए और नहीं करना तो इन दोनों की गुणा कर लो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये लड़कों का 3/4, लड़कों का बॉयज का 3/4 निश्चित करते हैं कौन? 15। तो बॉयज हैं कितने? 3 पंजे 4 पंजे 20। लड़के कितने हैं? 20। तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, लड़कों की कुल संख्या 20। लड़कों की कुल संख्या, कक्षा में लड़कों की कुल संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का, यानी कि टोटल स्टूडेंट का कितना है? 2/3। तो यहां से मैं क्या टोटल स्टूडेंट बता सकता हूं? हाँ, मैं टोटल स्टूडेंट बता सकता हूं। टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे 30। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 30। अब मेरे को पता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30। बॉयज कितने हैं? 20। तो गर्ल्स कितनी होंगी? गर्ल्स कितनी होंगी? टोटल में से लड़के घटा दो, कौन बचेंगी? लड़कियां। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा के 2/3 में से 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के 1/4 जोड़ के बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी? एक तरीका मैं दिखा रहा हूं x मान के, लेकिन करना नहीं। एक संख्या के 2/3, x के 2/3 में 50 घटाने पर परिणाम 40 तथा संख्या के यानी कि x/4 जोड़ के बराबर होता है। आप यहां से x का मान निकाल लें, आप यहां से x का मान निकाल लें, वरना मेरी तरह से सोच लें, वरना मेरी तरह से सोच लें कि इसको कैसे करना है। आपको पता है इस तरीके से आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। निकाल के दिखाऊं? x का मान निकालना है। अरे करना क्या है? 2x/3 माइनस x/4, इधर आ जाएगा 40 और 90 कितना हो जाएगा? 40 और 50 कितना हो जाएगा? 90। इन दोनों को हटाएंगे, x का मान निकालेंगे। बहुत आसानी से दिखा रहा हूँ, चलो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 4 दूनी 8x माइनस 3x बराबर 90, 5x बराबर 90 गुणे 12 और x बराबर 18 गुणे 12। ठीक है, अब इन दोनों की गुणा करना है। 18 12, 12 धाम 120, 12 अट्ठे 96, 120 और 96 कितना होता है? 216। आंसर आ रहा है। एक तरीका तो ये है, लेकिन ये लेंथी पड़ जाएगा, समय लग जाएगा। आप अपनी कॉन्सेप्चुअलिटी, आपने देखा कोई भी संख्या है ना, जो भी संख्या जो होए तो उसका मुझे थर्ड भी करना है, 2/3 भी निकालना है और 1/4 भी निकालना है, तो कटनी तो चाहिए 1/3 और 1/4 से। आप चेक करो, 1/3 और 1/4 से, ये क्या 3 से कटेगी? हाँ कटेगी। क्या 4 से कटे? 3 से कटेगा मतलब संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 4 से कटने का मतलब संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। आपके अंतिम 2 अंक भी 4 से कट रहे हैं, अंतिम 3 अंक भी 4 से कट रहे हैं, तो इसको करते हैं होल्ड। आप इसको चेकिए, 6 4 10 और 2 12, 6 4 10 और 2 12, 3 से तो कट रही है, 4 से कटेगी। क्या 46 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। आप इसको देखिए, 7 4 11 और 1 12, क्या संख्या के अंकों का योग 12 3 से कटेगा? हाँ कटेगा। क्या 74 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन बचे। आप अब अपनी मेंटल कैलकुलेशन के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। इसका थर्ड करेंगे, सुन लो, इसका वन थर्ड करेंगे लगभग 300 से ऊपर, 300 से 312 आ रहा है ना। अगर इसका मन में करना है थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आप इन चीज़ों को कुछ समय के बाद देखेंगे कि लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये इस चीज़ का फायदा है, बेनिफिशियल है, क्योंकि ये चीज़ आप सवाल में एग्जाम में बैठ के नहीं कर सकते, XYZ का मान नहीं निकाल सकते, तो आपको सोचना पड़ेगा। मैंने इसको देखा कि इसका 1/3 करूंगा तो 112 करीब आएगा, 112 में से 50 करूंगा 72 करीब आएगा, और इसका 1/4 करूंगा, सुन लो बहुत आराम से, 1/4 कितना आएगा? अब 1/4 करके देखो, अगर 75 80 आएगा ना, करीब 8 चौक 32, 80 में कुछ और जोड़ूंगा, ये तो सिर्फ 1/4 ही 80 आ रहा है। सुन लो, इसका 336 का कितना बताया था मैंने? 2/3 में से 50 घटाने पर, ठीक है, और इसी का
इसी का 40 जोड़ दो कितने में से, 336/4 में से। अब इस चीज को सोचो जो मैं बोल रहा हूं, आप इसको करेंगे तो लगभग 112 दूनी 224, 100 मन में करना है, 100 मान लो, इसको 300 मान लो तो भी काम चल जाएगा। 112 224, 224 में से 50 निकाले, 224 में से 50 निकाले 174, ठीक है। और इसका 80 ये कितना आ रहा है, 80 के समथिंग, 80 और 40 120, वो 174 वो 120, आपको क्या दिख रहा है कि बराबर बराबर आ सकता है, नहीं दिख रहा है। आप इस चीज को सोच सकते हो कि 120 कहाँ 120 के समथिंग आ रहा है, कहीं 180 174 के समथिंग आ रहा है, आप मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आसानी है, वरना आपको XYZ मान के मैंने करा भी दिया और आंसर हो जाएगा। जब पता है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता तो उसकी मजबूरी हो जाएगी। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप क्वेश्चन को लगाते रहिए, लेकिन आप ऑप्शन का सहारा लीजिए, ऑप्शंस का सहारा लीजिए, ऑप्शन को अपने हथियार बना लीजिए, क्योंकि आपके पास एग्जाम में ऑप्शन के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका आप पर्टिकुलर यूज कर सके, ठीक है। ओके।